जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। चलिए अपनी वीडियो पर चलते हैं। ये रेलवे के सामान्य विज्ञान का एक पार्ट है, जिसके अंतर्गत आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, एक एक पॉइंट है जो आपके आरआरबी की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है, जो आपको दिया गया है। तो चलिए अपने इस सेशन को देखते हैं और साइंस के महत्वपूर्ण पॉइंटों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है आपका है प्रतिध्वनि का कारण है। तो इसमें से आपको बताना है प्रतिध्वनि का कारण क्या है। ठीक है, पहला ए पॉइंट ध्वनि का परावर्तन, बी पॉइंट ध्वनि का अपवर्तन, सी पॉइंट ध्वनि का अवशोषण या सी पॉइंट ध्वनि की चाल। तो प्रतिध्वनि क्या होती है ये पता होना चाहिए। तो देखिए, प्रतिध्वनि जो है, जब कोई ध्वनि आप चिल्लाते हो और वापस वो है आपको पुनः सुनाई दे, तो इसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। ठीक है, तो इको साउंड जो होता है उसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। और इसका जो कारण है, इसमें जो राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन है, यानी कि ध्वनि का परावर्तन, यानी कि वापस बैक आना ध्वनि का, यही प्रतिध्वनि कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। अब कोई व्यक्ति है जो झूले पर झूल रहा है, ठीक है ना, और वह खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो आपको बताना है, ऑप्शन है आपका ए बढ़ जाएगा, या बी घट जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, या डी कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर है। क्या होगा, जो आवर्तकाल है वह घट जाएगा, क्योंकि वह ज्यादा दूरी तक तय नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वह अपने आवर्तकाल को ज्यादा टाइम तक ले भी नहीं पाएगा समय, और दूरी ज्यादा तय नहीं कर पाएगा उसके खड़े होने की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर का पॉइंट, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल क्या होगा। ए बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, या डी कोई नहीं। तो तीसरे वाले का ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। यदि एक झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल जो होगा वह, इसमें राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, टाइमिंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा दो व्यक्तियों के बैठ जाने पर। ठीक है, बैठने से दिक्कत नहीं है, अगर वो खड़ा हो जाएगा तो दिक्कत आएगी, तब टाइमिंग कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है। ए 1 सेकंड का, या 2 सेकंड का, या 3 सेकंड, या 4 सेकंड। तो सेकेंडरी आवर्तकाल में कितना समय लगेगा, 2 सेकंड लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5 नंबर, कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। कोशिका नली जो होती है उसमें जल का ऊपरी सतह क्या होता है। ए अवतल होता है, बी उत्तल होता है, या सी समतल होता है, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए उत्तल प्रवृत्ति होती है उसके अंदर। ठीक है, तो उत्तल होता है उसका ऊपरी सतह कोशिका नली में। ठीक है, याद रखना। 6, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव कैसा हो जाता है। जब द्रव है उसका घनत्व यदि अधिक होगा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, बढ़ जाएगा, या बी घट जाएगा, या सी अपरिवर्तित रहेगा, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, देखिए घनत्व का मतलब क्या है, कणों के पास पास में आ जाना, सघन हो जाना। तो पृष्ठ तनाव क्या हो गया, बढ़ गया ना ऑटोमेटिक, ये है। ठीक है, नेक्स्ट, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्क होता है। मेनिस्क कैसा होता है, यानी कि ए अवतल, बी उत्तल, या सी समतल, या डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी उत्तल प्रवृत्ति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है, बढ़ता है या स्थिर रहता है। ए ऑप्शन, बी घटता है, सी बढ़ता है, या डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए घटता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, ऊंचाई पर हम जाते हैं तो घटता चले जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 9 नंबर, एक बार बराबर होता है, यानी कि एक बार क्या है, इकाई है, किसकी है, ये आपकी दाब की इकाई है। तो ये किसके बराबर है, इसमें यूनिट पूछ रहा है। 10, ए ऑप्शन है 10 की पावर -5 पास्कल, बी ऑप्शन है 10 की पावर 7 पास्कल, सी ऑप्शन है 10 की पावर 5 पास्कल, या डी ऑप्शन है 10 की पावर 4 पास्कल। तो इसका राइट आंसर है सी 10 की पावर 5 पास्कल एक बार के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, कब अधिकतम होगा किसी वस्तु का भार, जल में होगा, या वायु में होगा, या निर्वात में होगा, या डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका निर्वात में जो है वस्तु का भार अधिक हो जाता है। ठीक है, चलिए ए वो 11 नंबर, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है। तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है। ए ऑप्शन 1/4, बी ऑप्शन 1/81, या सी ऑप्शन 1/100, या डी ऑप्शन 1/1000। तो इसका राइट आंसर है बी 1/81। ठीक है, द्रव्यमान लगभग होता है, तो आपको ध्यान रखना है पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का जो द्रव्यमान है 1/81 है। ठीक है, चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन, भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है ना, भूस्थायी उपग्रह जो होता है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, कितने समय में चक्कर लगा लेता है, 12 घंटे में, ए बी 24 घंटे में, सी 36 घंटे में, या डी 48 घंटे में। तो इसका राइट आंसर है
24 घंटे में, ठीक है ना, एक चक्कर लगा लेता है पृथ्वी के चारों ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? जो पृथ्वी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है उसका कारण क्या है? ए गुरुत्वाकर्षण, बी पृथ्वी का परिक्रमण, या सी पृथ्वी का घूर्णन, या डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ए गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही क्या होता है, वायुमंडलीय दाब पृथ्वी पर लगता है, ठीक है, इसी का मेन कारण गुरुत्वाकर्षण है। चलिए 40 नंबर, पृथ्वी का पलायन वेग है ए 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी 21.1 किलोमीटर सेकंड, या डी 70 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका आपको पता है, इसका राइट आंसर जो है वह आपका बी है, ठीक है ना, 11.2 किलोमीटर। यानी कि किसी भी वस्तु को पृथ्वी के यानी कि पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए कितना आपको उसकी गति रहनी चाहिए, तो आपका 11.2 यानी कि उसका पलायन वेग रहना चाहिए। जैसे कोई रॉकेट है पृथ्वी से बाहर निकलेगी तो उसको इतनी स्पीड रखनी पड़ेगी अपनी प्रति सेकंड 11.2 किलोमीटर की, ठीक है। चलिए 50 नंबर का आपका क्वेश्चन, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, कैसा भार होता है? जब कोई वस्तु आप गिरा रहे हो, ठीक है ना, ऊपर से, तो उसका भार क्या होगा? परिवर्तनशील रहेगा या अपरिवर्तित रहेगा, या सी आपका ऑप्शन है शून्य रहेगा, या डी कुछ भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ए परिवर्तनशील रहेगा, ठीक है ना। चलिए 16, ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? यानी कि ग्रह की गति के जो नियम है किसने प्रतिपादन किया, कौन से वैज्ञानिक थे? तो ए न्यूटन थे, या बी केपलर, या सी गैलीलियो, या डी कोपरनिकस। तो इसका राइट आंसर है बी केपलर। केपलर ने क्या है, गति के नियम दिए थे ग्रहों की गति के। आपको ध्यान रखना है जितने भी आपके सैटेलाइट है उनके जो नियम है वे आपके केपलर ने दिए हैं, ठीक है। चलिए 70 नंबर, एक जेट इंजन का सिद्धांत किस पर कार्य करता है? पहला ए वायु संरक्षण के नियम पर, या बी शक्ति संरक्षण के नियम पर, सी कोणीय आघूर्ण का संरक्षण, या डी रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है जेट इंजन, ठीक है। जेट इंजन का जो सिद्धांत है आपके डी ऑप्शन, रेखीय संवेग पर। नेक्स्ट 80 नंबर, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय की जाती है? तो देखिए ये तो इसका ऑप्शन ए है आपका 0 डिग्री, बी है 90 डिग्री, सी 45, या डी 60। तो इसका राइट आंसर है 45। 45 डिग्री के कोण पर किसी भी वस्तु को फेंकते हैं तो वो सबसे ज्यादा क्षैतिज दूरी तय करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वायुमंडल में बादलों को तैरने का क्या कारण है? वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं उसका कारण क्या होता है? ए ताप, बी वेग, सी दाब, या डी घनत्व। तो इसका राइट आंसर है डी घनत्व, ठीक है। चलिए 20 नंबर, गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? यानी गैस के जो अणु है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस ताप पर शून्य हो जाएगी? तो ये आपको बताना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या बी -273 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या डी 100 केल्विन। तो इसका राइट आंसर है बी -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। अणुओं की जो गति है उसकी गतिज ऊर्जा इस ताप पर शून्य हो जाती है। चलिए 21, पारे का तापमापी किस ताप का प्रयोग हो सकता है? यानी पारे के तापमापी में किस ताप का प्रयोग कर सकते हैं हम? तो ए 260 डिग्री सेंटीग्रेड, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बी सी 360 डिग्री सेंटीग्रेड, या डी 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर है आपका सी 360 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिक होता है? ए बैंगनी का, बी लाल का, या सी नारंगी का, या डी हरे का। यानी प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। विचलित का मतलब अपने पथ से विचलित होता है, तो विचलन जो होगा ए बैंगनी रंग का, ठीक है। तो ये आपने देखा ये सबसे ज्यादा प्रभावित होता है बैंगनी रंग फैलाव में, तो यही विचलन कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 23, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है, तो गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग कैसी रहती है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है? तो ए है अनुदैर्ध्य, बी अनुप्रस्थ, सी अप्रगामी, या डी विद्युत चुम्बकीय। तो इसका राइट आंसर है आपका ए अनुदैर्ध्य तरंग। आपको पता है ध्वनि तरंग जो होती है वह अनुदैर्ध्य, वो चाहे किसी भी स्टेट में हो आपका ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य प्रॉपर्टी ही रखेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 24, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? तो आपको ध्यान रखना है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक यदि बराबर हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर जो नति कोण बनेगा वो कितना होगा? तो ये आपको अभी बताते हैं, देखिए। ए है ऑप्शन आपका 0, बी है 30 डिग्री,
सी है 45 डिग्री या डी आपका 60 डिग्री, तो ये इसका राइट आंसर है आपका सी 45 डिग्री। ठीक है, चलिए 25, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य निर्भर करती है। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य किस पर निर्भर करती है? ए संवेग पर, बी चाल पर, सी द्रव्यमान पर या डी आवेश पर। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, आवेश पर निर्भर करती है तरंग दैर्घ्यों की यानी द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य। ठीक है, चलिए 26, कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन या डी अल्फा कण। तो इसका राइट आंसर है बी न्यूट्रॉन। ये क्या है? अधिक अस्थायी है। ठीक है, चलिए 27, एंगस्ट्रॉन क्या मापता है? एंगस्ट्रॉन क्या मापता है? ए द्रव की मात्रा, बी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, सी केबुल की लंबाई या डी जहाज की गति। तो इसका राइट आंसर है आपका बी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, एंगस्ट्रॉन में मापी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 28, श्यानता गुणांक की इकाई यानी कि ऐसा इकाई है क्या है? ए पेवाइज या बी पास्कल, सी वॉट या डी कोई नहीं। इसमें ये गलती से सी की जगह डी होना चाहिए यहाँ। ठीक है, तो डी कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है 28 का आंसर, तो इसका ए ऑप्शन है पेवाइज। ठीक है ना, पेवाइज जो है श्यानता गुणांक की क्या है? एसआई यूनिट है। एक फेदम बराबर है 6 मीटर के, 6 फीट के या 60 फीट के या 100 सेंटीमीटर के। तो एक फेदम किसके बराबर होता है? तो ये होता है आपका 6 फीट के, बी ऑप्शन, यानी 6 फीट के बराबर एक फेदम होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए 30 नंबर, टाइपराइटर के आविष्कारक हैं ए साकली, बी पास्कल, सी सोल्स या डी वाटरमैन। तो इसका जो राइट आंसर है आपका सी सोल्स जो है टाइपराइटर के क्या है? आविष्कारक है। ठीक है, चलिए जेट इंजन नेक्स्ट है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, रैखिक सम्यक संरक्षण या कोणीय। अभी अभी ये दूसरी बार रिपीट हुआ इसमें। ठीक है, 2 बार आया, तो इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो आपको ध्यान रखना है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये रेखीय सम्यक संरक्षण के नियम पर के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 32, मानक दाब है ए पारे का 707 सेंटीमीटर, बी पारे का 70 mm या सी वायुमंडलीय दाब या डी 1.2 वायुमंडलीय दाब। एक मानक दाब है किसके बराबर है? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, पारे का 70 mm के बराबर होता है एक मानक दाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 33, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर में किसके द्वारा मापा जाता है? ए वायु दाब, बी गैसों का दाब, सी द्रवों का दाब या डी सतह पे तेल का दबाव। तो इसका राइट आंसर है आपका गैसों का दाब जो है वह मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। चलिए 34, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। यदि आप वस्तु की मात्रा को बदल दोगे तो इसमें क्या परिवर्तित रहेगा, ये आपको बताना है। ए आयतन, बी भार, सी द्रव्यमान या डी घनत्व। तो इसका राइट आंसर है आपका डी घनत्व जो है वह अपरिवर्तित रहेगा। चलिए 35, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ए 280 के, बी 290 के या सी 300 के या डी 310 के। तो आपका इसका राइट आंसर कितना है? इसका राइट आंसर है आपका डी ऑप्शन 310 के। ठीक है, केल्विन में पता करा, तो केल्विन में कितना? आप इसमें 37 प्लस 273 जोड़ दोगे। ठीक है, तो आपका यही आना है। ठीक है, चलिए पारा जमता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस के 39 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री सेंटीग्रेड या डी 40 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए इसका राइट आंसर जो है आपका वह बी ऑप्शन है। ठीक है, पारा जो है -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। ठीक है, माइनस में जमता है, प्लस में कभी नहीं जम सकता, माइनस में। ठीक है, चलिए 37, उच्च तापमान तापक्रम को मापने का यंत्र है, यानी कि जो उच्च तापक्रम है यानी कि हीटिंग जो है सबसे ज्यादा मापने वाला कौन सा यंत्र है ज्यादा तापमान? तो ए हाइग्रोमीटर, बी पायरोमीटर, सी टेकोमीटर या डी पीकोमीटर। तो इसका राइट आंसर है आपका पायरोमीटर। तो ये आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पायरोमीटर एक ऐसा मापक यंत्र है जिसके द्वारा बड़े बड़े तापमान को मापा जाता है, जैसे फर्नेस है, भट्टियां हैं हर प्रकार की, उनका तापमान आप इसी यंत्र द्वारा माप सकते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।